शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम बहुत सारे टॉपिकों का अध्ययन कर चुके थे। ठीक है, उसी क्रम में आपका संधि चल रहा था जिसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पूर्णतः देख लिया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारे वीडियो एक क्रम से आपको मिल जाएंगे। उसमें हम शुरू से आपको बताएं भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, वर्णमाला, लिपियां, इस तरीके के सारे टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसी क्रम में आज आपका अगला भाग होगा जिसमें हम विसर्ग संधि की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हमने स्वर संधि व्यंजन संधि को पूर्णतः देख लिया है। देखिए, यहीं से आपके प्रश्न अधिकतर आते हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर के जो विभाजन है, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण आदि। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। तो सारी चीजों को आप देख लीजिएगा, क्रम करके देखिएगा, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए विसर्ग संधि की अगर बात करें तो विसर्ग संधि आप जानते हैं, अनुस्वार विसर्ग मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया हुआ था। तो विसर्ग का अर्थ होता है ये विसर्ग, अह अह का रूप ही विसर्ग का आप कहते हैं, इसी को विसर्ग के रूप में मानते हैं। ठीक है, अह को। लेकिन जब आप इसका लेखन करते हैं तो केवल और केवल इस बिंदु का प्रयोग करते हैं, दो डॉट का ही प्रयोग करते हैं विसर्ग के रूप में लेखन में। ठीक है, और अनुस्वार विसर्ग आप वर्णमाला में पढ़े हैं तो यही विसर्ग होता है, अह का रूप। ठीक, अब देखिए विसर्ग संधि में होता क्या है। विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले स्वर रहते हैं लेकिन वो मात्रा के रूप में रहते हैं, और विसर्ग के बाद जो होता है वहां पे स्वर या व्यंजन आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया है कि विसर्ग जहां आपका शब्द होगा, जहां आप विच्छेद करेंगे, जब इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग से पूर्व स्वर आएगा लेकिन वो मात्रा के रूप में होगा। ठीक है, मात्रा रूपी स्वर, फिर उसके बाद विसर्ग होगा और उसके बाद होगा स्वर या व्यंजन। ठीक है, फिर वो विभिन्न नियमों के अनुसार बदला होगा, लेकिन ये चीजें आपको प्रत्येक नियम में देखने को मिलेंगी, जितने भी विसर्ग के नियम बताए जाएंगे। ठीक है, देखिएगा मैं उदाहरणों से बताता हूं आपको। जैसे आपको एक उदाहरण दे दूं, मनः धन योग। ठीक है, मनः धन योग। एक दे दूं, वृहधन पति। ठीक है, अब देखिए मनः धन योग, विसर्ग ये है, दो बिंदु, लेखन में हमेशा बिंदु का प्रयोग होता है, दो बिंदु है। यहाँ पे देखिए न है, तो न को हमने बताया था ना कि जब आप इसका स्वर अलग कर देंगे तो ये मूल रूप से वर्ण हो जाएगा, स्वर अलग हो गया। अब देखिए इसके बाद विसर्ग लगा है, फिर उसके बाद देखिए क्या आया है, यह आया है। ठीक है, यह क्या है, व्यंजन है। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा है मात्रा रूपी स्वर, मात्रा रूपी स्वर है क्योंकि अ इसमें मात्रा के रूप में जुड़ा है तब न बना है। फिर उसके बाद विसर्ग आया है, देखिए उसके बाद यह स्वर या व्यंजन में क्या आया है, व्यंजन आया है। तो मनः धन योग क्या होता है, ये हो जाएगा मनोयोग। मनः धन योग, मनोयोग। अब देखिएगा मनोयोग जो है ये एक नियम विशेष की तरह ओ की मात्रा हुई। आगे मैं नियम आपको बताऊंगा, ये तो केवल आपको व्यंजन संधि का परिचय दे रहा हूं कि किस तरीके से ये हर एक रूल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वर या स्वर की मात्रा होगी, उसके बाद विसर्ग होगा, उसके बाद आपका जो होगा स्वर या व्यंजन आएगा। अब वो रूल के अनुसार विभिन्न परिवर्तनों में बदलता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा आ गई, मनोयोग हो गया, तो किसी न किसी नियम के तहत हुआ होगा, आगे आपको बताया जाएगा। जैसे बृहधनपति है। ठीक है, बृहधनपति। अब देखिए हा में अगर हम आ को अलग कर दें, बृहस्पति। अब देखिए ह है और अ है। देखिए ह में जब हमने आ को अलग कर दिया, यहाँ पे मात्रा रूपी स्वर था, उस मात्रा रूपी स्वर में क्या है, आ है। उसके बाद क्या आता है, विसर्ग आता है। ठीक है, बृहधनपति बृहस्पति हो जाएगा। बृहधन, यहाँ पे देखिए हलंत लगा दीजिएगा, अनुस्वार लगा दीजिएगा, विसर्ग, तो बृहधनपति। अब देखिए अ है, उसके बाद विसर्ग है, फिर प क्या है, व्यंजन है। तो इनका जब मेल होता है तो यह एक रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, जो होगा वो होगा बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति। बृहधनपति क्या होता है, बृहस्पति हो जाता है। उसी प्रकार मनः धन योग क्या होता है, मनोयोग हो जाएगा। ठीक है, मनः धन योग क्या हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा। मनः धन योग बृहधनपति, यहाँ पे विसर्ग मैंने छोड़ दिया था, आप उसे लगा लीजिएगा। तो बृहधनपति जब आप इसका विच्छेद और रूप विस्तृत करेंगे तो ह से आप स्वर को निकाल देंगे, मात्रा रूपी स्वर है अ, उसके बाद विसर्ग है, फिर आपका प है।
प क्या है, व्यंजन है, तो स्वर या व्यंजन मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो हो जाएगा एक नियम के अनुसार ये अर्ध स में बदल जाएगा। जो विसर्ग है इसका परिवर्तन अर्ध सम हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। तो इस तरीके से व्यंजन के संधि के आपको रूल देखने को मिलेंगे और इस तरीके से आपको उदाहरण मिलेंगे। आइए नियम 1 की शुरुआत करते हैं। देखिए विसर्ग का नियम एक है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाना। विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाना, ओ में परिवर्तन हो जाना। देखिएगा रूल इसका क्या है, यदि विसर्ग, देखिए विसर्ग लेखन के रूप में लिखा हुआ है 2 बिंदुओं के रूप में, ठीक है, 2 डॉट। विसर्ग के बाद यदि अ आए या तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आए, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। यदि विसर्ग के बाद अ आए या तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन आए या ह आए, तो इस विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। विसर्ग का ओ हो जाएगा, इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। मैंने लिख दिया विसर्ग का ओ हो जाना, ठीक है। तो रूल आप समझ गए। इसे आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि यदि विसर्ग के साथ अ या इनका मेल होता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है परिवर्तन। देखिए उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मनोहरी है, ठीक है, मनोहरी है, चूंकि ये शब्द है, ठीक है। अब ये शब्द है जिसको आपको विच्छेद करके इस रूल को फॉलो कराना है। किसमें हो गया, देखिए न में ओ की मात्रा लगी है, न में किसकी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा। तो विसर्ग का किसमें हो गया है, ओ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ओ की मात्रा दिख रही है। तो आपको अब यहाँ से रिवर्स आना पड़ेगा। आप इसे लिखेंगे मन न, विसर्ग लगाएंगे, धन हरि, ठीक है, मन धन हरि। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए न है, न में देखिए स्वर जुड़ा हुआ है। मैं कहा हूं न को अगर मूल रूप से आप लिख देंगे अ के रूप में, ठीक है। तो देखिए मूल रूप से हो गया अ, स्वर अलग हो गया मन, और उसके बाद देखिए विसर्ग हो गया, फिर आपके बाद ह आ गया, क्या आ गया, ह आ गया, ठीक है। तो अ, देखिएगा मैंने कहा था कि मैंने आपको शुरू में ही अभी अभी बताया कि विसर्ग से पहले अ स्वर होगा या मात्रा के रूप में आएगा। जरूरी नहीं कि ही है, लेकिन स्वर होगा वो मात्रा के रूप में होगा। ई भी हो सकता है, मात्रा के रूप में होगा। तो ये अ क्या है, न के साथ मात्रा के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये अ मात्रा है। मात्रा के बाद देखिए विसर्ग आया है, उसके बाद देखिए इनमें से क्या आया है, ह आया है, ह आया है। तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। तो देखिए यही विसर्ग यहाँ पे ओ में बदल गया है। तो मनः धन हरि, तो यही विसर्ग जो है ओ में बदल गया। तो ये न पे ओ की मात्रा लग गई, तो हो गया मनोहरि हो गया, ठीक है। इसे देखिए मनः धन ज। अब देखिए विसर्ग है, न में अ जुड़ा हुआ है मात्रा के रूप में, अर्थात स्वर आया है। तो स्वर और विसर्ग फिर ज। देखिए ज कौन सा वर्ण है, च छ ज, च वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो देखिए तीसरा वर्ण का उल्लेख है यहाँ पे, च वर्ग का तीसरा वर्ण है ज। तो तीसरा वर्ण रोल में भी है आपको, ये वर्ण है तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का, ठीक है। तो ज आया है तीसरे वर्ण के रूप में। आप इसे देखिए और अगर ओपन करना चाहें तो म, न में अ को निकाल दिया, प्लस विसर्ग लगा दिया, प्लस ज हो गया। अ मात्रा के रूप में, विसर्ग और ज। जब इसको देखेंगे आप तो यही रूल फॉलो होगा। अब इस विसर्ग को आप ओ में बदल देंगे, तो आप लिखेंगे म, न पे ओ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि न ओ की मात्रा न पे इसलिए लग रही क्योंकि न पे ही विसर्ग है, ठीक है। तो आप लिखेंगे मनोज, ठीक है, मनोज। आपका मनः धन ज मनोज बन गया, मनः धन ज मनोज। मनः धन विकार, अब इसी तरीके से करिए। न में अ जुड़ा हुआ है, विसर्ग है, यहाँ पे व है, य र ल व, यहाँ पे देखिए व है, ये व है ना, यही व आया है। आप लिखेंगे मनः धन विकार, मनोविकार, मनोविकार, ठीक है। क्या हो गया, मनोविकार। कैसे कैसे हुआ, ओ हो जाएगा किसका, विसर्ग का। विसर्ग कहाँ लगा है, न पे, न पे ओ की मात्रा लग जाएगी, मनोविकार हो जाएगा। आइए कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे सरह धन वर, पयोद और वयह धन वृद्ध, ठीक है। इसी रूल के अकॉर्डिंग ये भी उदाहरण काम करेंगे। देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले र में अ की मात्रा लगी हुई है। अभी भी मैंने आपको बताया कैसे अलग करते हैं, ठीक है। हलंत लगा के र से अ को अलग कर देंगे। मात्रा लगी हुई, यहाँ पे व आया है, व देखिए रूल में भी है, विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व मात्रा है, तो ये रूल इस फॉलो करता है। तो आप लिखेंगे स, र में विसर्ग है, विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। तो आप लिखेंगे स, इस पे र पे क्या मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा, रो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वर है, तो आप लिखेंगे सरोवर,
ठीक है, ये आपका शब्द बन गया, सरह धनवर सरोवर हो गया। ठीक है, पयोद, देखिए या पे ओ की मात्रा है, अर्थात या पे ही विसर्ग आएगा जब आप विच्छेद करेंगे तो या पे ओ की मात्रा, या पे ही विसर्ग आएगा, आप लिखेंगे प य। अब या पे आप विसर्ग लगा देंगे धन द। ठीक है, कैसे, इस रूल के अनुसार। अब देखिए प है, या पे आपने मात्रा के रूप में जो स्वर है अलग कर लिया, अब आपका विसर्ग हो गया और आपका द हो गया। देखिए मात्रा के रूप में स्वर आएगा, उसके बाद विसर्ग होगा, फिर आपका द होगा। तो द, त, थ, द, तीसरा वर्ण है ना, त, थ, त वर्ग का तीसरा वर्ण, यहाँ पे देखिए तीसरे वर्ण का जिक्र है। उसके पहले विसर्ग आएगा, विसर्ग के पूर्व मैंने बताया था स्वरूपी मात्रा आएगी। ठीक है, तो स्वरूपी मात्रा, विसर्ग और द, तो ये किस रूल का फॉलो कर रहे हैं, इसका फॉलो कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे पय धन द, क्या हो जाएगा, पयोद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए वया धन वृद्ध, वया धन वृद्ध। ठीक है, अब देखिए या पे विसर्ग है तो जाहिर सी बात है या पे ही मात्रा बदलेगी, विसर्ग के बाद व आया है तो व देखिए यहाँ पे है तो हो जाएगा व, इसको या पे ओ की मात्रा हो जाएगी क्योंकि विसर्ग का ओ हो जाएगा, वयो। अब इसके आगे लिख देंगे वृद्ध। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ उदाहरणों को मैंने एकदम ओपन करके बता दिया है तो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस रूल पे 6 उदाहरण मैंने आपको बताए और ये रूल महत्वपूर्ण होता है, आप इसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। आइए दूसरा रूल देखते हैं। देखिएगा विसर्ग संधि का नियम दूसरा क्या है, यदि विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, यदि अंतस्थ व्यंजन आए और उसमें ह भी आ जाए तो विसर्ग का परिवर्तन जो होगा वो अर्ध र में हो जाएगा, और वो अर्ध र वो जो इस तरीके से वर्णों के ऊपर मात्रा लगती है उस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो अर्ध र है ये वर्णों के ऊपर लगेगा, उस तरीके का परिवर्तन होगा, किसमें, विसर्ग का परिवर्तन होगा। ठीक है, यदि विसर्ग के साथ इतने ये आ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन आ जाए या ह आ जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, आप इसे अर्धर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अभी जो इसके पहले रूल था उसमें मैंने बताया था ना कि विसर्ग के पूर्व स्वर आता है मात्रा के रूप में, स्वर विसर्ग के पूर्व आता है लेकिन मात्रा के रूप में। यहाँ भी यही चीज है, यहाँ विसर्ग से पूर्व ई या उ की मात्रा आएगी, मतलब ये भी तो स्वर है लेकिन स्पेशली बताया कि ई या उ की मात्रा आएगी विशेषकर। ठीक है, विसर्ग के पहले ई या उ की मात्रा आएगी, ये स्वर भी है और इनकी मात्रा आएगी। ठीक है, तो मिलता जुलता तो रूल वही है, केवल परिवर्तन इसमें हो रहा है, और जो पूर्व में स्वर आते थे उसमें स्पेशली ई या उ आएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरणों को देखिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे प्रादुर्भाव है, अब देखिए ये लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, अगर देखिए प्रादुर्भाव, जाहिर सी बात है यह जो है द के बाद आया होगा तभी भ पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि भ के साथ आया है। यह जो र लगा हुआ है अर्ध रूप में, यह द या भ के मध्य में पढ़ा जाता है, इसलिए इसे भ के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, तो अब चूंकि अर्ध र आ गया है तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे प्रा द पे देखिए उ की मात्रा है, ये मैंने यहाँ बताया ना ई या उ की मात्रा आएगी, तो द पे क्या है, उ की मात्रा है, तो आप लिखेंगे प्रा दु, विसर्ग लगाएंगे क्योंकि यह जो र लगा है यह द और भ के मध्य पढ़ा जाता है, तो द के बाद विसर्ग लगेगा, प्रादुधन भाव। ठीक है, प्रादुधन। अब देखिए द पे क्या है, उ की मात्रा है, द को हमने अलग कर दिया तो उ की मात्रा आ गई, प्लस विसर्ग आ गया, प्लस भ आ गया। ठीक है, तो देखिए उ की मात्रा यहाँ पे, विसर्ग यहाँ पे, अब उसके बाद प फ ब भ, चौथा वर्ण आया है, प वर्ग का चौथा वर्ण, प फ ब भ, देखिए चौथे वर्ण का जिक्र है तो भ आया, तो उस विसर्ग का परिवर्तन अर्धरा में हो जाएगा, मतलब यह विसर्ग किसमें बदल जाएगा, इस अर्धरा में बदल जाएगा, तो प्रादुधन भाव क्या हो जाएगा, प्रादुर्भाव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए दुधन जन्म, विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, अर्धरा में होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, तो आप लिख सकते हैं इसे दु, यहाँ पे ज जब लिखेंगे तो इसी पे र आ जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द और ज के बीच में ही अर्ध र है, क्योंकि विसर्ग देखिए कहाँ है, द और ज के मध्य में, तो द और ज के बीच में ही र आएगा अर्ध रूप में, उसकी जब आप लगाएंगे वर्ण के ऊपर तो ज के ऊपर लगता है, हमेशा बाद वाले के ऊपर लगता है। ठीक है, जिसके मध्य में आता है उसके बाद वाले पे वह लगता है। ठीक है, आयुर्वेद, अब देखिए आयुर्वेद यहाँ र है तो र किसके बीच में होगा, य और व के मध्य में होगा, तो आप लिखेंगे आयु, क्योंकि र इनके मध्य में है, य और व के बीच में, इसलिए यहीं पे विसर्ग लगेगा, आयु धन वेद।
ठीक है, आयु धन वेद। अब देखिए य में उ की मात्रा आई है, य में क्या आई है, य में अगर उ की मात्रा आप अलग कर देंगे, ठीक, य में हमने क्या किया, उ की मात्रा अलग कर दी, फिर विसर्ग आया है, फिर व आया है, ठीक है, व पे की मात्रा लगी हुई। देखिए ई या उ की मात्रा आएगी कहाँ, विसर्ग से पूर्व, तो विसर्ग से पूर्व उ की मात्रा, फिर विसर्ग, फिर देखिए व आया है, व देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इस र में हो जाएगा, तो आयु धन वेद आयुर्वेद हो गया, ठीक है। इस रूल के अनुसार नियम वही है, परिवर्तन अर्ध र में हो रहा है, और जो पहले स्वर आते थे मात्रा रूप में उसमें स्पेशली ई या उ आ रहे हैं, ठीक है। आइए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। देखिएगा एक दो उदाहरण और आप देखिएगा, जैसे निह धन धन, ठीक है, निह धन धन, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद ध है, त थ द ध, त थ द ध, चौथा वर्ण आया है, तो देखिए विसर्ग, विसर्ग पूर्व ई की मात्रा लगी हुई है, तो आप इसे लिखेंगे नी यूं ही लगाएंगे, विसर्ग के स्थान पे अर्ध रूप में ये आ जाएगा और ये हो जाएगा निर्धन। कैसे हुआ, जैसे जैसे मैंने अभी आपको विस्तार करके बताया था उदाहरणों के माध्यम, निधन धन निर्धन, इस रूल के अनुसार। देखिए आशी धन वाद, श में देखिए ई की मात्रा आई है, विसर्ग है, फिर व है, ठीक है, स में ई की मात्रा है, बड़ी ई है, और विसर्ग है और व है, ठीक है, तो ई की मात्रा विसर्ग और व, य र ल व, तो ई की मात्रा विसर्ग और व, इस विसर्ग का परिवर्तन अब किस में हो जाएगा, अर्धरा में हो जाएगा। विसर्ग कहाँ है, श और व के मध्य में है, तो आप लिखेंगे आ शी, मैंने बताया था जब भी मध्य में रहता है बाद वाले पे लगता है, तो आप इसे लिखेंगे आशीर्वाद, ठीक है, क्या आशीर्वाद, ठीक है। इस अनुसार अपने दो रूल्स देखे, उनसे रिलेटेड उदाहरणों को देखा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आप इसे अभ्यास करिएगा, इससे जुड़े हुए विभिन्न उदाहरणों को लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आज के पाठ में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल अगले पाठ।